हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक नए वीडियो आपका स्वागत है। और हम लोग जो बायोलॉजी का सीरीज कर रहे थे उसी में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, मानव रक्त की ओर। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, है कि नहीं। और आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर लीजिएगा। और अगर पढ़ने वाले हैं लोग तो उनको जो शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप हम आते हैं आगे। तो ये सब आपका काम है और आप करते ही हैं, लेकिन हम लोग आते हैं आगे। आज हम लोग करते हैं मानव रक्त। और मानव रक्त बहुत अच्छा टॉपिक है, तो हम लोग शुरू करते हैं मानव रक्त से। और यहाँ चलिए, तो मानव रक्त हम कहता है कि रक्त समूह की खोज किसने की। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर। कब किए थे? 1901 में। तो कभी कभी आपको बुक में ना 1900 भी मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा 1900 1901। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है। ये रक्त समूह मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है, बी ए दोनों मिलके ए बी हो गया, ओ हो गया, ये चारों है। तो इसको कुछ और रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब हमारे शरीर में ब्लड पूरा जैसे घूरता है ना, ऊपर से नीचे, हाथ पैर हार्ट, हार्ट से पूरे शरीर में, पूरे शरीर से पूरे मतलब हार्ट में। तो उसका जो खोज किए थे वो किए थे विलियम हार्वे ने किए थे। ठीक है, चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7%। देखिए हमारा शरीर का भार जो है ना, उसका कितना प्रतिशत हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है? तो 7% पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा यानी हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा भार का लगभग हमारा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो हमारा शरीर के भार भार का 7% हमारा क्या होता है? ब्लड होता है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? एक वयस्क मनुष्य में कितना औसतन रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में जो होता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नीचे है, एक वयस्क महिलाओं में कितना लीटर रक्त होता है? तो 4 से 5 लीटर। मतलब ये समझिए ना कि पुरुष का जितना होगा उससे आधा लीटर जो होगा वो कम होगा, मतलब महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको ना ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 5 लीटर पुरुष में होता है तो 4.5 लीटर होगा महिलाओं में। ठीक है, अगर 5.5 लीटर होता है पुरुषों में तो महिलाओं में 5 लीटर होगा, ऐसे समझिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। कर यहाँ पे कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ कौन कौन पाए जाते हैं? तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु, यानी कि ब्लड कार्पल्स। यानी हम लोग पढ़े थे कि ब्लड जो होता है वो होता है 2 प्रकार के। एक होता है प्लाज्मा और एक है आपका रुधिराणु। ठीक है, रुधिराणु तो याद रखिएगा, हम लोग पढ़े थे। और रुधिराणु में जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ ब्लड तो 2 ही प्रकार का होता है। जिन्होंने मतलब हम लोग ऐसे तो बोल देते हैं कि ब्लड 3 प्रकार का होता है, लेकिन ब्लड 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मा। और ये पदार्थ की चौथा अवस्था भी हम लोग प्लाज्मा को पढ़ते हैं, है कि नहीं। चलिए आते हैं आगे हम लोग। यहाँ कह रहा है कि ब्लड जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बीच में डाल दिया है। रक्त में प्लाज्मा तथा रुधिराणु का प्रतिशत क्रमशः होता है। जब प्लाज्मा पहले लिखा है तो 55% प्लाज्मा और रुधिराणु बाद में लिखा है तो 45%, और दोनों को जोड़ेंगे तो 100% होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे शरीर में जो प्लाज्मा होता है वो कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा ज़्यादा होता है और रुधिराणु कम होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो प्लाज्मा हो गया 55% और रुधिराणु हो गया 45%। ठीक है, मतलब 55 से 60%, 50 से 55 रखिएगा और इसको रखेंगे 40 से 45 इसको याद रखिएगा ऐसे। चलिए आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कर रहा है कि
रुधिराणु को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि अभी जो देखे ना कि प्लाज्मा और रुधिराणु, उसमें 3 भाग में बांटा जाता है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। और यानी कि लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और रक्त बिंबाणु। ठीक है, देखिए इसका आप जो है ना रासायनिक नाम याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट होता है लेकिन एरिथ्रोसाइट याद रखिएगा। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और रक्त विमानों को थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट। 4 बार इसको ना मतलब बोल लेंगे ना तो याद हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और इसको थ्रोम्बोसाइट। चलिए आते हैं आगे। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। इसका जीवन काल जो सेल्स है ना वो कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 1 से 4 दिन का, 1 से 4 दिन। और रक्त विमानों का जीवन काल 3 से 5 दिन, लगभग 1 सप्ताह याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका 120 दिन, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन, 1 से 4 दिन और रक्त विमानों का 1 सप्ताह लगभग याद करिएगा, नहीं तो 3 से 5 दिन ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन कहता है आगे कि अब इसका निर्माण देख लेते कहाँ कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा में बोन मैरो। जैसे हम लोग समझते नहीं कि अस्थिमज्जा क्या है, देखिए आपको हम बताते हैं। कई बार हम लोग खाते हैं ना तो ये हड्डी होता है, देखोगे ऐसे यहाँ पे कुरकुर लगता है, कुरकुर लगता है, एकरा पर एक ऐसे लेयर चढ़ा होता है। ठीक है, हम लोग इसको खाते हैं लेग पीस में। ठीक है, ऐसे ऐसे खाते हैं ना लेग पीस में, तो उसके जब ये कबारेंगे ना यहाँ से, ये कुरकुर वाला जो मुलायम हड्डी है वो कबारेंगे तो यहाँ पे ना, यहाँ पे छेद टाइप के दिखाई देगा ये हड्डी में, तो उसी को हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, देखिए बोन मतलब है ना हड्डी, तो ऐसे जातेगा उसी छिद्र में, मतलब ऐसे से होता है और उसी में लाल भाग पाया जाता है, तो उसी से निर्माण होता है, उसका नाम है बोन मैरो। ठीक है, वो हर एक जगह हड्डी में पाया जाता है, जहाँ जहाँ ऐसे ये वाला मी दिखेंगे कार्टिलेज। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। यानी आरबीसी का रंग का लाल होता क्यों है? तो रेड रेड ब्लड सेल है ना, तो लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या क्या है? तो प्रोटीन का एक यौगिक है, एक समझिएगा प्रोटीन का क्या है? यौगिक। तो हीमोग्लोबिन सीधे याद रखिएगा, इसमें एक हीम नामक, देखिए ये हीम और ग्लोबिन, ये हीम है, हीम मतलब होता है रंजक, रंजक मतलब कलर देने वाला, तो इसमें जो हीम है ना वो कलर देने वाला, और ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन होता है। कौन होता है? अगर आपसे पूछे कि आरबीसी में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन। और हीम मतलब रंजक, रंजक मतलब रंग देने वाला, तो हीम जो है ना इसका वो लाल रंग का है। ठीक है, याद रखेंगे। आते हैं आगे। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो देखिए ऑक्सीजन का वहन, यानी कि जैसे हम फेफड़ा हम लोग सांस लेते हैं, जैसे हम लोग फेफड़ा में क्या लेते हैं? सांस। ठीक है, और जैसे ही लेते हैं सांस तो इसी में इसके जो यहाँ पे अलवेली पाए जाते हैं, कहाँ पाए? अलवेली। अब इसी में होते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब ये तुरंत हीमोग्लोबिन को पकड़ता है और क्या करता है? हमारे पूरे शरीर में ले आके दौड़ा देता है ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का वहन, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन को पहुंचाना, और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लान के यहाँ तक फेफड़ा तक छोड़ना, और हम लोग फटाक से ऐसे डायफ्राम क्या करता है? ऐसे धक्का मारता है और हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर निकल जाता है। चलिए आते हैं आगे। कारण कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक का नाम क्या है? तो हीमैटिन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक, ठीक है, लौह यौगिक क्या नाम है? हीमैटिन। देखिए हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो उसमें ग्लोबिन हो गया प्रोटीन, और हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? तो हीमैटिन। ह से हीमोग्लोबिन मतलब ही से हीमोग्लोबिन, ही से हीमैटिन। तो आपसे पूछेगा कि नहीं, हम लोग कहते हैं कि ब्लड में आयरन की जो मात्रा हो जाता है, घट जाता है, तो कौन सा? एनीमिया रोग हो जाता है, तो वहीं पे ध्यान देंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? हीमैटिन। डब्ल्यूबीसी का कार्य है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या करता है? तो हमारे शरीर को रोगों से, संक्रमण से बचाता है।
हमारे शरीर में जो बीमारी आता है ना बाहर से, तो हमारे शरीर में मतलब घुसता है, तो उसको मारने का काम, यानी कि जो बीमारी से लड़ने का काम करता है WBC। ठीक है, चलिए आते हैं। कहता है यहाँ पे कि रक्त विमाणु का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए रक्त विमाणु, इसका रक्त का थाका बनाने में मदद करता है। रक्त को थाका में देखिए तीनों हम पढ़ लिए, RBC का, एक WBC का और एक रक्त विमाणु, ठीक है, प्लेटलेट्स का। तो ये जब हम लोग ना रक्त का थाका बनने में मदद करता है कौन, ये ब्लड कटेगा तो जमाने में, WBC बीमारी से लड़ने में, ठीक है। RBC का अभी हम लोग नहीं पढ़े, यानी RBC हम लोग को, इसमें हीमोग्लोबिन होता है और जो ऑक्सीजन क्या करता है यहाँ से वहाँ ले आता है। और हम लोग जितने भी खाना खाते हैं तो उसके पौष्टिक तत्व जब पचता है तो इसी ब्लड के सहारे जो है, RBC के सहारे क्या होता है, पूरे शरीर में भ्रमण करता है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि शरीर में रक्त वर्ग हैं तो 4 को होते हैं, AB AB O, AB AB O, याद हो गया ना, याद रखिए AB AB O, AB AB O, याद हो। अब इसी की खोज किसने किया था, आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी आप ज़रूर बताएंगे इसको। सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसीवर, अच्छा आप लोग को बताना है कि सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि रिसीव कौन करेगा। तो आप सोचिए ऐसे ही कि आजकल कोई भी चीज़ अगर आप देने की कोशिश करें तो कितने लोगों लेने के बैठा हुआ है, तो आप समझिए कि AB ऐसे रटना नहीं है, ABO। अब बताइए एकरा में दोनों मिल के यहाँ पे आदमी ज़्यादा दुनिया में देने वाला कम है, देखिए लेने वाला ज़्यादा है। देखिए AB है ना ज़्यादा, देखिए यानी अलग अलग है AB और O अलग अलग है, और ये 2 है AB। वो क्या करता है, रिसीवर लेता है, तो लेने वाला बहुत लोग हैं। और ओ क्या है, डोनेट, मतलब देने वाला, तो देने वाला नहीं है, का 2 है। ठीक है, तो ऐसे समझिए ओ देने वाला है। ठीक है, चलिए जैसे मन करे वैसे याद कर लीजिएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि सर्वदाता मतलब देने वाला ओ, तो वो चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, सर्व रिसीवर और दाता मतलब देने वाला, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। RH फैक्टर का संबंध है तो रक्त से, RH फैक्टर का संबंध किससे है, रक्त से। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है, हृदय। देखिए हम आप लोग हार्ट वाला ना चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि ये जो है ना, ये वाला बायां नीले ये पंप करता है और यही चापता है, और हार्ट का काम ही करना है, पंप करना। ठीक है, पंप करना। चलिए याद रखेंगे कि संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण कौन करता है, तो हृदय करता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम आगे। कह रहा है कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा को, स्प्लीन को। देखिए इसका 3 गो नाम है, एक तो है प्लीहा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इंग्लिश में हम इसको स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। ठीक, और एक नाम है इसका तिल्ली, तो ये भी ध्यान देंगे। ठीक है, तिल्ली, तो याद रखेंगे तिल्ली को भी, क्योंकि कई बार पूछ देता है ऐसे कई नाम के प्रकार। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। रक्त में गैस मतलब कहाँ मिलता है, समझिए कि ले नहीं बोलते हैं हीमोग्लोबिन का, तो हम लोग सांस कहाँ लेते हैं, फेफड़ा से। तो फेफड़ा में हीमोग्लोबिन होता है, तो उसी में क्या होता है, मिलता है। तो याद रखेंगे कि रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, फेफड़ा में। ठीक है, जैसे 3 चीज़ याद रखेंगे। पहला कि मतलब शुद्ध कहाँ होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैसे बनता है, तो फेफड़ा से मिलकर। तो ब्लड का शुद्ध कौन करता है, तो फेफड़ा। ठीक है ना, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, फेफड़ा में। फिर आपसे पूछेगा कि ब्लड पंप कौन करता है, तो याद रखिएगा हार्ट। और ब्लड को छानने का काम करता है, तो याद रखिएगा वो है आपका किडनी। ठीक है, कौन है, किडनी। तो किडनी को ध्यान देंगे। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का थक्का बनने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन है, तो फाइब्रिनोजन। ठीक है, याद रखेंगे कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो फाइब्रिनोजन। ये बनता कहाँ है, तो लीवर में।
याद रखिएगा। ये बनता कहाँ है? तो लीवर में। कौन? फाइब्रिनोजन। और रक्त को थका जैसे कटता है ना हमारे शरीर में, तो ब्लड बाहर जमता है, तो जमाने में काम करता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, चलिए। लेकिन अब ये सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड जमता क्यों नहीं है? तो देखिएगा, शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है? तो हिपैरिन एक है जो इसको भी बनाता कौन है? तो लीवर बनाता ही है। ठीक है, लीवर ही बनाता है हिपैरिन को, और ये हमारे शरीर के अंदर नहीं जमने देता है। ठीक है, और बाहर कौन जमाता है? तो फाइब्रिनोजन। जब फर्स्ट ऐसे समझिएगा ना कि फाट जाएगा ना हमारा हाथ गोड़, तो ओकरा में ब्लड को जमाएगा फाइब्रिनोजन। ठीक है, और अंदर जो है वो हिपैरिन नहीं जमने देगा, क्योंकि जम जाएगा तो नस में कहीं कहीं जाम हो जाएगा, और हमारा जो है हम लोग का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो कौन है? हिपैरिन। चलिए याद रखेंगे ऐसे। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि रक्त का तरल भाग कहलाता है तो प्लाज्मा। देखिए क्या कह रहा है? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। एड्स रोग में कौन प्रभावित होता है? WBC। देखिए WBC ही प्रभावित हो जाता है। आप बताइए कि चौकीदार कमजोर रहेगा तो अंदर तो लोग घुस जाएंगे। दम मतलब ऐसा नहीं कहता कि यहाँ पे आ रहा है, दम दिखा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है, बीमारी आएगा और WBC कमज़ोर हो जाएगा एड्स में। और WBC जब कमज़ोर होगा तो चौकीदार कमज़ोर होगा, तो भाई कोई भी घुस जाएगा, तो बीमारी वही बहुत सारे कहीं खांसी होगा तो सर्दी होगा तो बुखार होगा तो जुकाम, कुछ भी होता रहेगा। और आदमी इतना दवाई खाता है कि उसके कारण बेचारा उसको फिर मौत हो जाता है। तो इसीलिए एड्स इतना खतरनाक है। देखिए आते हैं आगे। यहाँ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन जो रक्त में पाया जाता है। देखिए एंटीबॉडी और एंटीजन ये दोनों क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एंटीबॉडी एक प्रकार क्या है? प्रोटीन ही है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ध्यान देंगे कि एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, यानी कि रक्त के जो प्लाज्मा है उसमें पाया जाता है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन कहाँ पाया जाता है? एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो RBC में पाया जाता है, RBC में। ठीक है, देखिए एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? तो प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो RBC में। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये कि गलती हो जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एंटीबॉडी कहाँ? प्लाज्मा में। एंटीजन तो RBC में। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2, A और एक होता है एंड B। तो ध्यान देंगे A और B। ठीक है, याद रखिएगा। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? तो आप ध्यान देंगे कहाँ पे पाया जाता है? प्लाज्मा में। और एंटीजन कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, आपको पता है? तो ये पाया जाता है आपका एंटीबॉडी प्लाज्मा, एंटीजन RBC। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम यहीं रखते हैं। और इसके बाद अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, और तो आप ज़रूर बताएंगे और हम लोग फिर आएंगे पार्ट 2 वीडियो लेकर। ठीक है, ज़रूर कमेंट बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।